हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और हम जो है रीतिकाल पर चर्चा कर रहे थे। रीतिकाल, जैसा कि रीतिकाल का परिचय जो है हमने दे दिया था। रीतिकाल का परिचय दे दिया था और हमने बताया था कि जो है ये 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत यानी कि 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का जो काल है वो रीतिकाल कहलाता है। रीतिकाल जो है क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें लक्षण ग्रंथ के आधार पर जो है रचनाएं की गई हैं। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। लक्षण ग्रंथ के आधार पर रचनाएं की गई हैं और यहाँ पे काव्यशास्त्रीय परंपरा का निर्वहन हुआ है। ठीक, इसीलिए जो है इस काल को रीतिकाल जो है कहा जाता है। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा, हमने जब काल विभाजन बताया था तो उसमें बता भी दिया था कि रीतिकाल किसका दिया हुआ है। रीतिकाल किसका दिया हुआ है? तो किसका दिया हुआ है, कौन बताएगा? रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कला काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि इस काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो आप कह सकते हैं विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। ठीक है, और कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उत्तर मध्य काल कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्रगुप्त जी, ये लोग जो है उत्तर मध्य काल कहते हैं। यहाँ पर जो नाम सुझाया गया था आचार्य शुक्ल जी के द्वारा रीतिकाल, वो नाम सर्वमान्य हुआ। इसलिए सर्वमान्य हुआ क्योंकि रीति जो है, रीति शब्द कह देने पर उसमें चाहे कला की बात हो, चाहे श्रृंगार की बात हो, सारी चीज़ें, सभी धाराएं अपने आप स्वतः ही समाहित हो जाती हैं। इसीलिए जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सुझाया गया नाम रीतिकाल जो है सर्वमान्य हुआ। तो रीतिकाल के नामकरण के संबंध में मुझे लगता है आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी ना? क्यों भाइयों बहनों, सही है? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए तो फिर लगे हाथ हो जाए, बता दीजिए इस कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो यार ध्यान से सुन नहीं रहे, क्लास में दिमाग नहीं है। चलिए, रीतिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप बताइए संजय जी कि उत्तर मध्यकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और जो है एक नाम और सुझाया गया श्रृंगार काल। क्या नाम बताइए आप? निशा? रेणु बताइए श्रृंगार काल। आप बताइए संतोष जी, आप बताइए। विश्वनाथ प्रसाद। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जो है जैसे जो बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कुछ उसका मतलब है। एक लाइन, एक प्रश्न है। मैं फालतू नहीं बोलता, फालतू जब बोलता हूँ मजाक टाइप का करता हूँ, लेकिन उस मजाक में भी एक रहस्य, कबीरदास की वाणियों की तरह एक रहस्य छिपा हुआ होता है। उसका भी कुछ अर्थ निकलते, कुछ मायने निकलते, ऐसे नहीं रहते। ठीक है, तो मेरे पास भी इतना समय नहीं फालतू बकता हूँ, क्योंकि अगर कुछ फालतू बोल रहा हूँ तो फिर कहीं न कहीं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ ना। चलिए, फिलहाल अलंकृत काल पूछे हैं ना, मिश्र भैया तो विश्वनाथ प्रसाद नहीं, मैं अलंकृत काल कहाँ कहा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, केवल गलतियाँ पकड़ने में ऊर्जा नहीं वेस्ट करनी चाहिए, क्या बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ठीक है, अच्छी बात है, निंदक नीरे राखिए आंगन पुटी छबाए, अमित पानी बिन साबुन के। लेकिन अब गलतियों पकड़ने के लिए बस केवल हमें दाढ़ी पकड़ के नीचे झिझिराइए हर पॉइंट पे, ऐसा नहीं, कभी कभी मिस कर जाते हैं। ठीक है, चाम की जवान है
थोड़ा फिसल जाती है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान से सुना करिए, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये नामकरण जी, हाँ, इसीलिए मैं इतने जोर क्यों दे रहा हूँ, 10-5 मिनट से चिल्ला रहा हूँ। एक क्वेश्चन पक्का रहता है नामकरण से, एकदम 100% मार्क के लिए। अब वो चाहे आदिकाल के नामकरण से पूछे, चाहे भक्ति काल के, चाहे रीति काल के, चाहे आधुनिक काल से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आदिकाल और रीतिकाल, क्योंकि इसका नामकरण जो है सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है, ठीक है। तो नामकरण से तो पक्का रहता है, एक क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। अब नामकरण हो गया, अब रीतिकाल का जो विभाजन किया गया है, जैसा कि हम कल बता ही चुके हैं रीतिकाल के परिचय में, ठीक है, कि जो है ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। रीतिबद्ध कवि जो है वो जो रीति की परंपरा से बधे हुए हैं, ठीक है, रीति की परंपरा से जो बध करके काव्य रच रहे हैं वो रीतिबद्ध कहलाते हैं। और रीतिबद्ध की जब बात आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा कवि हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी जो है वो होता नहीं, एक बात पाणव पाणे या अल्लाह पाणव पाणे, यानी बद्ध में भी विभाजन करते हैं। और विभाजन वो इस तरीके से करते हैं, जो रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं उनको ये कहते हैं कि सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक, यानी जिन्होंने सभी अंगों का निरूपण किया है, काव्य के सभी अंगों का, रस का, छंद का, अलंकार का, नायिका भेद का, ठीक है, सभी अंगों का निरूपण किया, वो सर्वांग निरूपक में आते हैं, ठीक है। और फिर बात आती विशिष्टांग निरूपक, जिन्होंने किसी एक विशेष अंग का निरूपण किया है, जिन्होंने किसी एक विशेष अंग का निरूपण किया है, वो विशिष्टांग निरूपक। जैसे कोई किसी ने अलंकार पे सबसे ज़्यादा लिखा, किसी ने रस पे सबसे ज़्यादा लिखा, किसी ने छंद पे सबसे ज़्यादा लिखा, तो ये वो जो है वो विशिष्टांग निरूपक भी होते हैं। और विशिष्टांग निरूपक में भी रस निरूपक, उसमें विभाजन कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, रस निरूपक, छंद निरूपक, न नायिका भेद निरूपक, तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइडेशन उन्होंने किया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये काल विभाजन हो गया। उसके बाद जब बात आती है तो जो है बच्चन सिंह नाम के एक विद्वान हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक लिखा था, ठीक है। हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास जो डिवीजन उन्होंने किया है, तो उन्होंने रीति चेतस और काव्य चेतस, ठीक है, दो टाइप का किया, एक रीति चेतस और दूसरा काव्य चेतस, ठीक है। तो रीति चेतस यानी चेतस माने चेतना, रीत की चेतना को लेकर के जो काव्य रच रहे हैं वो रीति चेतस है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने रीति की परंपरा यानी रस, छंद, अलंकार, इन सारी चीज़ों का वो कर रहे हैं, वो रीति चेतस है। तो कहा जा सकता है जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो विभाजन रीतिबद्ध वाला किया था उसी को रीति चेतस कह देते हैं, ठीक है। रीतिबद्धों में नगेंद्र ने जो सर्वांग निरूपक की बात की उसी को रीति चेतस कह देते हैं, ठीक है। और काव्य चेतस ऐसे कवि जो रीत की चेतना करते हुए नहीं बल्कि काव्य की चेतना करते हुए रचना किए हैं। देखिए बच्चन सिंह का मैं डिवीजन आपको बताता हूँ कि रीति चेतस बच्चन सिंह ठीक का विभाजन जो होता है, एक है रीति चेतस और दूसरा काव्य चेतस, ठीक है। रीति चेतस, काव्य चेतस ये करते हैं, ये इसमें जो रीतिबद्ध है उसका रीतिबद्ध है उसका डिवीजन करते हैं। पूरा अगर डिवीजन हम देखेंगे तो वो भी कहीं न कहीं रीतिबद्ध, रीति
रीति मुक्त और रीति सिद्ध, रीति सिद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रीतिबद्धों को जो वो दो भागों में बांट देते हैं, रीति चेतस और काव्य चेतस। ठीक है, और रीति मुक्त को वो पूरी तरह मुक्त छोड़ देते हैं, और ये रीति सिद्ध जो है वो सिद्ध ना करके इसको क्लासिकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्लासिकल, क्लासिकल यानी सांस्कृतिक, क्लासिकल सांस्कृतिक कवि। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइडेशन वो करते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे भी, नोट भी करा देंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन रखा जाता है। ये एक आउटलाइन आपकी है तो डिवाइडेशन की। ठीक है, तो आपने देखा नामकरण और रीतिकाल का जो विभाजन है, ये दो पॉइंट आपका होता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है हम आगे जब बात करते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, 3 पॉइंट बना, तीसरे पॉइंट में हम प्रवर्तक की बात करते हैं। तो हमने चर्चा कर दिया था संक्षेप में कल कि रीतिकाल के जो प्रवर्तकों की बात करते हैं, तो अगर हम व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो और आचार्यत्व की दृष्टि से देखें, पहले आचार्य और किसका सबसे ज़्यादा विराट व्यक्तित्व रहा, तो जो है आचार्य केशवदास ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया 2 ग्रंथ लिखे। रसिक प्रिया 1591 और कवि प्रिया 1601 ईस्वी में। तो ये दोनों ग्रंथ है जो है वो बड़े फेमस हुए, बड़े चर्चित हुए जो है। तो इस तरीके से ये पहले आचार्य और रीतिकाल के प्रवर्तक तथा प्रथम आचार्य, ठीक है, प्रथम आचार्य जो है के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधु ने प्रथमो आचार्य शब्द का इस्तेमाल किया है, ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कालक्रम की दृष्टि से, तो कालक्रम की दृष्टि से जो है चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि ने एक हित तरंगिरी जो रचना किया था, वो हित तरंगिरी 1500 कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम ने जो हित तरंगिणी, मैं बोलना चाह रहा था कृपाराम, निकल रहा था तो हित तरंगिणी जो है 1541 ईस्वी की रचना है, और इससे जो है वो माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अविरल अखंड परंपरा, कहाँ से रीतिकाल पूरी तरह से फ्लो में आ गई, पूरी तरह से रीति से जो है सुसज्जित रचनाएं लिखी जाने लगी। तो चिंतामणि त्रिपाठी, अब जानते हैं चिंतामणि भूषण और मतीराम ये भाई थे, जटाशंकर 4 भाई। ठीक है, तो चिंतामणि त्रिपाठी नाम के एक कवि हुए, और चिंतामणि त्रिपाठी जी जो है वो क्या करते हैं कि अविरल अखंड परंपरा के दृष्टिकोण से जो है इनकी रचना के आधार पर जो है माना जाता है कि चिंतामणि त्रिपाठी जी जो है रसविलास, श्रृंगार मंजरी नाम की रचनाएं करते हैं। और रसविलास जो कि रस से जो है युक्त रचना है, और यहाँ से लिखने के बाद जो है एक तरीके से रीति का जो है एक अंबार लगने लगता है रीतिकालीन रचनाओं का। ठीक है, फिर आप देखते हैं भिखारीदास जी, पद्माकर जी, देव जी, ठीक है, तोष जी, सुधानिधि जी, ठीक है, उसके बाद फिर आगे आकर के फिर घरानंद बोधा, आलम ठाकुर, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, और बिहारी की तो कोई शानी ही नहीं है। ठीक है, पदम सिंह शर्मा ने तो बिहारी के दोहों को कहा कि ये जो है शक्कर की क्या है, रोटी है, जिसको खाने से जो है बड़ा वो अच्छा लगता है। और उसी तरीके से जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको गुलदस्ता कहा ना, एक गुलदस्ता के रूप में जो है। और उसके बाद शुक्ल ने ये भी कहा कि ये रस के छींटे हैं ना, जैसे रस का छींटा अगर आपकी जीवा पे मारी जाए तो बड़ी मीठी मीठी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरीके से बिहारी जी, तो ये जो है कवियों का एक तरीके से परिचय हो गया, रीतिकाल का डिवाइडेशन हो गया। और उसके बाद जो है रीतिकाल का आरंभ जो है किसने, कब से
वो मानव और रीतिकाल का प्रवर्तक कौन हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो विवादित प्रश्न रहता है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ से होते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। तो सर्वमान्य रूप से रीतिकाल का प्रवर्तक लेकिन अगर अविरल अखंड परंपरा की दृष्टि से देखें तो चिंतामणि पाठी, और अगर जो है कालक्रम के दृष्टि से देखें तो कृपाराम ठहरते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। अब मैं चाहूँगा कि चीज़ें नोट भी करते चले। ठीक है, तो नोट करिए। सबसे पहले आप देखिए रीतिकाल डाले होंगे, तो रीतिकाल में थोड़ा थोड़ा करके नोट करते चलिए, क्या मामला है, क्या माजरा है, तो संक्षेप में बताएंगे। तो रीति शब्द का प्रयोग देखिए, रीति शब्द का प्रयोग, रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ठीक है, वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप लोग लिखते हैं तो बहुत स्लो, और जब कोई वीडियो देखने वाला देखेगा तो फिर वो बोर होने लगता है। ठीक है, तो धन्यवाद। ये वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।